जब से मैंने ई कॉमर्स का काम स्टार्ट किया है, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे दोस्तों के और मेरे बहुत सारे यूट्यूबर्स फॉलोअर्स के मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि रोहित भाई ई कॉमर्स बिजनेस किस तरीके से शुरू करें। तो मैंने आज की इस वीडियो में सोचा कि आज एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में A to Z पूरी जानकारी दूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ई कॉमर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो चाहता है कि मैं अब ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता हूं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, कैसे कैसे काम होगा, कितना प्रॉफिट होगा, स्टार्टिंग स्टेज पर कम इन्वेस्टमेंट से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको टोटल A to Z सारी जानकारी आज की इस वीडियो को देखकर मिलने वाली है। मैं कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आप लोग अपना ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू कर दोगे। आपको यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आप देखो कोई भी प्रोडक्ट पकड़ के किस तरीके से ई कॉमर्स में एंट्री ले सकती हैं और वो भी कम पैसे से, और किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्या स्टेप होते हैं ई कॉमर्स के। यहां मैं सारी चीजें रख के बैठा हूं, ये प्रोडक्ट रख के बैठा हूं, ये पैकिंग मटेरियल रख के बैठा हूं, ये यहां पे जो भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं वो लेके बैठा हूं, यहां पे ये डायरियां लेके बैठा हूं। तो यानी कि आज की इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए बैठा हूं, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को यह लगता होगा कि सबसे पहले ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिनमें जीएसटी होता है, ट्रेडमार्क लाइसेंस होता है, इसके अलावा आपको और भी जो डॉक्यूमेंट्स होती हैं उनकी जरूरत होती है, जैसे ब्रांड अप्रूवल की जरूरत होती है। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पहले नहीं होती। तो पहले सबसे पहले किस चीज की जरूरत होती है ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए, ऑनलाइन सेलिंग शुरू करने के लिए, तो वो है दोस्तों, आपको सबसे पहले जरूरत होती है प्रोडक्ट की। आप क्या प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहती हैं, वो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वो प्रोडक्ट आपको ऐसा सेलेक्ट करना है जिसकी मार्केट में डिमांड हो, हर किसी की जरूरत हो, हर कोई खरीदता हो, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, आप अच्छे से इंसोर्स कर पाओ, उस प्रोडक्ट को खरीद पाओ और अच्छे से आप उसे आउटसोर्स कर पाओ। स्टार्टिंग में होता क्या है, बहुत सारे लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि वो क्या करते हैं, ऑनलाइन सर्च करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होती हैं और उसके बाद वो डिसाइड भी कर लेते हैं कि हमें क्या प्रोडक्ट सेल करना है। डिसाइड करने के बाद एक बड़ी समस्या आती है कि जब उस कैटेगरी में वो काम स्टार्ट करते हैं, तो जब काम स्टार्ट करते हैं तो ऑर्डर्स तो अच्छे आते हैं, लेकिन वो लोग सप्लाई ही नहीं कर पाते, क्योंकि जहां से उन्होंने माल खरीदा था वो जगह बहुत दूर है और वहां से माल आने में लगता है टाइम। तो जो माल की सोर्सिंग हो पाती है उसमें टाइम लग जाता है, जिस वजह से आपके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं हो पाते और इसी वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, विजिबिलिटी कम हो जाती है आपकी अकाउंट की और आपका ई कॉमर्स बिजनेस डूब जाता है शुरू होने से पहले ही। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको ये प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करना है कि आपको क्या सेल करना है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैं आपको बताता हूं। आप वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए जिनकी फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपके घर के नजदीक हो या जहां से आप माल बहुत आसानी से लेके आ सके। तो ऐसी कोई एक कैटेगरी देखिए। मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं आगरा का रहने वाला हूं, आगरा में जूता बनता है, तो मैंने जूते का काम किया था ई कॉमर्स में। इसके अलावा कोई दिल्ली रहता है तो कपड़े की बड़ी मार्केट है, सूरत रहता है तो लेडीज गारमेंट की बड़ी मार्केट है, इसके अलावा कोलकाता में रहता है तो वहां पे भी गारमेंट का बड़ा काम है, इसके अलावा फिरोजाबाद रहता है तो जो चूड़ियां होती हैं या कांच की जो आइटम होती हैं उनका बड़ा काम है। तो हर लोकेशन में कुछ ना कुछ ऐसा आइटम की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो आपको आसानी से मिल जाएगा और उस रेट पे मिल जाएगा जो ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पे भी वो वाली रेट नहीं मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसकी एक साथ आपको 1000 पीस की भी डिमांड आ जाए, तो आप उस डिमांड को तुरंत फुलफिल कर पाओ सीधा फैक्ट्री वाले से कॉन्टैक्ट करके। दूसरा, प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपको एक चीज याद रखनी है, कभी भी आप प्रोडक्ट खरीदो तो सीधा मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट खरीदो, होलसेलर से, रिटेलर से प्रोडक्ट मत खरीदो। लोग स्टार्टिंग में यही गलती करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से ना खरीद के होलसेलर से माल खरीदते हैं, जिसमें बहुत सारे इशू आते हैं। जैसे कि आप होलसेलर से माल खरीदोगे तो वो आपको सेट वाइज ऑर्डर देगा, बोलेगा सेट वाइज खरीदो। जैसे किसी प्रोडक्ट के साइज है XL, M, स्मॉल वगैरह सारे साइज हैं, तो वो हर साइज के आपको पीस देगा। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, एक ही साइज की डिमांड
डिमांड आ जाती है कभी कभी, जैसे स्मॉल साइज के ही 50 पीस के आपके पास ऑर्डर आ गए। अब जो होलसेलर है वो बोल रहा है नहीं भाई मैं अगर स्मॉल साइज आपको दे दूंगा तो बाकी का माल किसको बेचूंगा, तो आपको सेट वाइज लेना पड़ेगा। तो आपके लिए बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है कि एक साइज सेल हो रहा है लेकिन जो होलसेलर है वो आपको बल्क क्वांटिटी में माल दे रहा है, सभी साइज के माल दे रहा है। उसी जगह आप मैन्युफैक्चरर से माल खरीदोगे तो वो आपके लिए वही माल बनाएगा जिसका आप ऑर्डर दोगे। आप स्मॉल साइज का बोलोगे तो वो स्मॉल साइज की ही कटिंग करवाएगा और उसी साइज का ऑर्डर देगा। दूसरा जो मैन्युफैक्चरर है वो आपकी क्वांटिटी के बेस पर रेट कम करता जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो, कोई प्रोडक्ट आपको 200 रुपए का मिला, आप वहां से 50 पीस लेके आए, उसके बाद आपका बिजनेस चल पड़ा, आपको पर डे के 500 पीस के ऑर्डर आने लगे और आप 1000 पीस 2000 पीस उससे खरीद के लाओगे तो रेट अपने आप डाउन वो कर देगा और आप कहोगे जैसी डिजाइन बना देगा। आप कहोगे कि ऑनलाइन में इस टाइप की डिजाइन चल रही है, इस वाली को बना दो तो तुरंत बना देगा। तो मैन्युफैक्चरर जो काम कर सकता है आपके लिए वो होलसेलर कभी भी नहीं कर सकता। मैन्युफैक्चरर को आप बोल दोगे ना कि मेरे को 500 पीस चाहिए लेकिन कल चाहिए, तेरे को एक दिन में तैयार करनी है, तो वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री वालों से जुगाड़ करके आपकी जुगाड़ जरूर कर देगा और सिंगल साइज चाहिए होगा तो उसकी भी जुगाड़ कर देगा। तो हमेशा मेरी आपके लिए यही राय है कि आप मैन्युफैक्चरर से माल की जुगाड़ करिए। अब माल नहीं लाना, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ करनी है, देखना है और आपको फाइनल डिसाइड करना है कि यहां से मेरे को माल मिल जाएगा और बहुत ही आसानी से सही रेटों पे माल मिल जाएगा। अब आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, मैन्युफैक्चरर डिसाइड कर लिया और रेट भी डिसाइड हो गई कि मेरे को अच्छी रेट मिल रही है, ऑनलाइन में ये प्रोडक्ट काफी महंगा सेल हो रहा है, इसको सेल करूंगा तो काफी अच्छा प्रॉफिट कमा पाऊंगा। तो अब सेकंड काम आता है इन डॉक्यूमेंट का। अब इनमें क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी नंबर आपको लेना होता है। अब जीएसटी लेना तो इतना आसान हो गया है हद से ज्यादा। अब जैसे आप मीशो पर सेलर रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पे भी एक वेबसाइट है जो आपको जीएसटी देती है 250 रुपए में, कोई 250 में देती है, कोई 300 में देती है। लेकिन मैं आपको रेफर नहीं करूंगा कि उन वेबसाइट के माध्यम से आप अपना जीएसटी लीजिए। आप अपना जीएसटी किसी सीए के माध्यम से लीजिए। आपके आसपास कोई ना कोई सीए जरूर होगा। जिनके आसपास नहीं है वो ऑनलाइन इन वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन आपके आसपास कोई भी सीए है तो उनसे जाके मिलिए, उनको बोलिए हम ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके लिए हमको जीएसटी चाहिए, तो वो आपको जीएसटी दिलाएंगे। अब आप कहोगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि उनसे जीएसटी ले, तो आपको मैं बताना चाहूंगा अगर आप सीए से ये काम कराओगे, जीएसटी लोगे, तो भले ही वो पैसे ज्यादा लेगा लेकिन आगे आपकी टैक्स में हेल्प करेगा, टैक्स सेविंग में आपकी हेल्प करेगा, आपके टैक्सों को बचवाएगा, आपकी बिलिंग वगैरह में हेल्प कराएगा, अकाउंटिंग में हेल्प कराएगा और ई कॉमर्स में भी आपकी हेल्प कराएगा। तो बहुत सारी चीजों में वहां से हेल्प हो जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत आया करेगी तुरंत आप फोन करके बोल दिया करोगे कि सर ये दिक्कत आ रही है, बताइए क्या करूं। आपके नजदीक का होगा तो शाम को जाके बैठ के भी बात कर लिया करोगे कि इस तरीके से ये दिक्कत आ रही है, बताइए इसका क्या समाधान हो सकता है। यानी कि बहुत सारे बेनिफिट हैं डायरेक्ट किसी से अपने काम को संभलवाने के लिए। तो वो आपके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर देंगे, लगभग 1500 रुपए चार्ज ओपनली सभी लेते हैं जो ऑफलाइन में होती हैं और 14-15 दिन के अंदर आपका जीएसटी आपको मिल जाएगा। अब जीएसटी मिलने के बाद आपने देखा कि जीएसटी तो हमें मिल गया, हमें प्रोडक्ट भी डिसाइड हो गया ये प्रोडक्ट है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमें अपने प्रोडक्ट कहाँ पे सेल करने हैं, क्योंकि सेलिंग के लिए तो बहुत सारी जगह हैं। आप मीशो पे भी सेल कर सकते हैं, ग्लो रोड पे कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे कर सकते हैं, अमेजॉन पे कर सकते हैं, शॉप्सी पे कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा स्टार्टिंग आप एक जगह से मत करिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना मीशो पे अकाउंट बनाइए। अकाउंट बना के केवल 15-20 दिन मीशो पे समझिए कि ई कॉमर्स बिजनेस चलता कैसे है। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मीशो पे जाके सेलर रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो डली है, वैसे तो बहुत सिंपल है। मीशो सेलर रजिस्ट्रेशन आप गूगल में सर्च करोगे, वेबसाइट पे जाओगे और अपनी डिटेल डालोगे, जैसे आप अपना जीएसटी नंबर, आपका नाम, एड्रेस वगैरह सारी ऐसी बेसिक डिटेल डालोगे और आपका अकाउंट बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर आपको दिक्कत आई तो यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए कि किस तरीके से सेलर रजिस्ट्रेशन करती हैं। तो आपका सेलर रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका जीएसटी भी हो गया। अब तीसरा काम है, जिस मैन्युफैक्चरर को आपने फाइंड आउट किया उसके पास जाना है और उसके पास आपको प्रोडक्ट देखनी है और उनके प्रोडक्ट को मीशो में सर्च करना है और देखना है कि कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है मीशो के अंदर जो ये सेल कर रही है, या इनके प्रोडक्ट कुछ ऐसे हैं या नहीं जो ट्रेंड में आ सकती है। तो आपको उनसे क्या कहना है कि सर देखो ये प्रोडक्ट हमें पसंद है, इतने इतने पीस जितने आपको चाहिए उतने पीस आप दे दीजिए। उसके बाद अपने जीएसटी पर बिल भी कटवा लीजिए, पक्का बिल ले लीजिए, घर आइए,
माल आ गया, मैन्युफैक्चरर आज के टाइम पे आपको फोटो शूट भी दे देती हैं प्रोडक्ट के। अगर नहीं दे रही, वैसे तो दे देती हैं, हमारी साइड के सभी दे देते हैं, आपका मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा तो कोई एक फोटो शूट वाला बंदा देखिए जो फोटो शूट करके आपको प्रोवाइड कर दे, तो उनसे आप फोटो शूट करा लीजिए। नॉर्मल जो कैमरे वाली होती है उनसे भी आप फोटो शूट करा सकते हैं एक अच्छा सा मॉडल देख के, या आप खुद उन्हें पहन के फोटो शूट करा सकते हैं, या आपके आसपास कोई ऐसी लड़की है, अगर आपके फीमेल प्रोडक्ट है तो उनके साथ फोटो शूट करा सकते हैं और उन फोटो शूट को आप मीशो में अपलोड करिए। अब आपका अगला स्टेप है लिस्टिंग करना, यानी कि फोटो शूट हो गया आपके पास, प्रोडक्ट हो गया आपके पास, जीएसटी आपके पास हो गया। अब आपको क्या करना है, उन प्रोडक्ट को मीशो के ऊपर अपलोड करना है, यानी कि लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग करना बहुत आसान है। आप जब मीशो में रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो लिस्टिंग की वीडियो मिल जाती है, उन वीडियो को देख लीजिए कि किस तरीके से प्रोडक्ट की लिस्टिंग होती है। आसानी से देख सकते हैं और आसानी से लिस्टिंग कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आपको दिक्कत भी आती है तो मीशो को कॉल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, मीशो खुद कॉल करेगी, कॉल पे बात करते करते आपकी लिस्टिंग करवाएगी, पूरी जानकारी देगी। तो आप क्या करोगे, लिस्टिंग करोगे, वहां पर रेट वगैरह सारी चीजें आपको सही से डालनी है। अब रेट कैसे कैलकुलेट करें, बहुत सारे लोगों का इशू होता है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि ये प्रोडक्ट है, ये मेरे को 200 रुपए का पड़ा है, इसमें जीएसटी मैंने कितना दिया है, मान के चलो 10% दिया है, तो ये 210 रुपए का हो गया। इसके अलावा अब हम इसमें पैकिंग करेंगे तो पैकिंग का कितना चार्ज जाएगा, मान के चलो कि 5 रुपए पैकिंग में जाएगा, तो 215 रुपए का हो गया ये प्रोडक्ट। और इसके बाद हम कितने का सेल करें, कितने मार्जिन पे सेल करें वो देखना है। अगर रिटर्न आएगा तो रिटर्न चार्ज कितना लगेगा, प्लेटफॉर्म का कमीशन कितना है, ये सारी चीजें आपको देखनी होती हैं। अभी इनके बारे में मैं डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आपने फाइनली इनकी लिस्टिंग कर दी, अपनी फाइनल रेट डिसाइड कर ली कि दूसरे लोग कितने में सेल कर रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट कितने में डलना चाहिए। उनसे थोड़ा सा सस्ता डालिए, भले ही 1 रुपया डालिए, लेकिन जिसने भी आपका प्रोडक्ट या आपके जैसा प्रोडक्ट डाला है उससे 1 रुपया सस्ता जरूर डालिए, जिससे क्या हो कि ग्राहक 1 रुपया भी जहां पे सस्ता देखता है वहां पे चला जाता है। अब आप क्या करोगे, आपने प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, आपने 4, 5, 6 प्रोडक्ट अपलोड कर दिए, 7 कर दिए, और उसके बाद वो प्रोडक्ट लाइव भी हो गए। अब आपने मीशो पे स्टार्टिंग की, मीशो पे लाइव भी हो गए, मीशो पे लोगों को दिखने भी लगे प्रोडक्ट। अब क्या होगा, अब आपको ऑर्डर आना शुरू होगा, आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपको ऑर्डर मिला है, आपको मेल पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, और जो सेलर पैनल होगा, जो कि जहां पे आपने सेलर रजिस्ट्रेशन किया है, वहां पे भी ऑर्डर सेक्शन में आपको दिखा दिया जाएगा कि आपको ऑर्डर रिसीव हुए हैं। आपको क्या करना है, ऑर्डर रिसीव हुए उन ऑर्डर को आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट कब करोगे, जब आप माल देख लोगे कि जिस प्रोडक्ट का हमारे पास ऑर्डर आया है वो प्रोडक्ट हमारे पास है या नहीं, आपने देख लिया है, तो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। एक एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखता है, एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे दिखता है इनवॉइस, यानी कि शिपिंग इनवॉइस आपको डाउनलोड करना होगा। शिपिंग इनवॉइस लिख रहा होगा और डाउनलोड का ऑप्शन होगा, तो उसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकल आएगा। प्रिंट आउट में क्या लिखा होगा, कस्टमर का एड्रेस लिखा होगा, क्यूआर कोड होगा, कौन सी कंपनी से जा रहा है, आपका एड्रेस होगा, क्या प्रोडक्ट है, वो डिटेल होगी। तो आपको क्या करना है, शिपिंग इनवॉइस निकल आया, प्रोडक्ट आपके पास है, इस टाइप की पॉलीथीन की आपको जरूरत पड़ेगी। ये प्लेन पॉलीथीन है, आप ये देख सकते हैं, ये मार्केट में भी मिल जाती हैं, ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, इन्हें आपको खरीदना होगा। इनके अंदर आप देख सकते हैं, एक तो ये प्रोडक्ट रखने वाली जगह है, आप ये देख सकते हैं, और एक ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन है। इसमें आपको वो शिपिंग इनवॉइस को रखना है, ये ट्रांसपेरेंट है ना, इसमें रखना है, अंदर रखिए। और यहाँ पे रेड आपको ये दिख रही होगी, इसको हटा दीजिए। जैसे ही हटाओगे तो ये जगह चिपक जाएगी, तो इसमें आपका पहले ये शिपिंग इनवॉइस आ जाएगा, यहाँ पे दिखने लगेगा, मतलब क्लियरली साफ साफ दिखेगा, कोई भी देख सकता है। और दूसरा, इसके अंदर आपको अपना प्रोडक्ट डाल देना है। अंदर प्रोडक्ट डाल दिया और उसके बाद यहाँ पे एक टेपिंग लगी हुई है, इस टेपिंग को हटा के आपको ऐसे करके ऐसे पैक कर देना है। तो ऐसे आपका प्रोडक्ट हो जाएगा पूरा पैक हो जाएगा। यहाँ शिपिंग इनवॉइस लिखा हुआ दिखेगा, कस्टमर का एड्रेस, क्यूआर कोड वगैरह, ऐसे पैकेट को रेडी करके रख देना है। अब आपने पैकेट को रेडी करके रख दिया, सुबह से लेके शाम तक आपको 10 ऑर्डर आई, 10 ऑर्डर आपने रेडी करके इस तरीके से रख दिए। अब होगा क्या, जैसे ही 12-1 बजेंगे उसके बाद आपके घर पे कुरियर वाला आएगा, वो फोन भी करेगा कि आपका कहाँ पे घर है या आपकी दुकान कहाँ पे, जहाँ से आप काम कर रहे हो, तो आप उसे डिटेल बता दीजिए। उसके बाद वो आपके घर पे आएगा, इस माल को ऐसे पकड़ेगा, यहाँ पे जो क्यूआर कोड लगा होगा उसे स्कैन करेगा अपनी मशीन से, और उसके बाद इस माल को उठा के ले जाएगा। और आपका जो मीशो का सेलर पैनल होगा वहां पे दिखाया जाएगा कि आपका माल शिप्ड हो चुका है, यानी कि आपके पास से जा चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, वो माल को ले जाएगा, आपके कस्टमर को पकड़ा देगा, कस्टमर से पैसे ले लेगा,
कस्टमर से पैसे लेके मीशो कंपनी को दे देगा। अब भाई आपके पेमेंट का सिस्टम कैसे चलता है, ये तो पूरा ऑर्डर प्रोसेस रहा कि कैसे ऑर्डर प्रोसेस होता है। अब उसके बाद मीशो को पैसा मिल गया, मीशो की जो रिटर्न पॉलिसी है वो टाइम होता है 7 दिन का, कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट पे 10 दिन का भी होता है। तो जैसे वो टाइम पीरियड निकलता है, मीशो को पता चल गया कि अब तो टाइम पीरियड निकल गया, अब तो रिटर्न कर ही नहीं सकता, तो मीशो क्या करता है कि अपना जो चार्ज होता है उसको कट कर लेता है, डिडक्ट कर लेता है। जैसे शिपिंग चार्ज जो होता है, जीएसटी होता है, इसके अलावा टीडीएस जो कटता है, वो सारे चार्जेस को डिडक्ट कर लेता है और बाकी के पैसे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और आपका पैसा आपके पास आ जाता है। अब कहानी ई कॉमर्स की सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, इसके बाद एक और कहानी चलती है, जिस कहानी में सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन सेलर होते हैं उनको लॉस होता है। बहुत सारे लोगों का धंधा यहीं पे बंद हो जाता है, क्योंकि जितनी भी वीडियो आप देखते हो वो यहीं तक की स्टोरी सुनाती हैं कि इस तरीके से सेल होती है। अब आती है घाटे की बात, लॉस कहां पे होता है। तो अब भाई यहां पे स्टोरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं और मोड़ लाते हैं सच्चाई की तरफ। ये प्रोडक्ट आपने पैक किया, कुरियर वाले ने पकड़ा, कस्टमर को पहुंचा दिया। अब कस्टमर को माल पहुंचा दिया तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि कस्टमर को माल पहुंच गया, दूसरी कंडीशन होती है कस्टमर ने माल नहीं लिया, कुरियर वाले को मना कर दिया मुझे नहीं चाहिए, या तीसरी कंडीशन होती है कि कुरियर वाला माल देने ही नहीं गया। अब जब माल कस्टमर तक किसी भी रीजन से नहीं पहुंचता है तो वो माल आता है हमारे पास रिटर्न। तो हमारे पास रिटर्न आता है तो इसका हमें कोई भी चार्ज नहीं देना होता। लेकिन बहुत सारे केस में क्या होता है कि आपने जो प्रोडक्ट भेजा, मान के चलो हमने इसमें जूते रखे भेजे, अब कुरियर वाला क्या करेगा, बहुत बार होता है, सच्चाई बता रहा हूं, इन जूतों को तो निकाल लेगा और इनको खुद अपनी फैमिली वालों को दे देगा कि लो पहनो, एंजॉय करो, और इसके अंदर कोई फालतू का आइटम डाल के, और ऐसी पॉलीथीन बाजार में बहुत सारी मिलती हैं, वो हमारी पॉलीथीन को फाड़ देगा, नई पॉलीथीन में पैक करके और शिपिंग बिल लगा के और हमें रिटर्न दे जाएगा कि लीजिए भाई साहब, और पॉलीथीन पूरी पैक है तो हम रिटर्न भी ले लेंगे। हम जब आके देखेंगे खोल के, भाई इसमें क्या है, ये तो बवंडर है भाई, भेजा कुछ रिटर्न कुछ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपनी को शिकायत करेंगे, मीशो को करेंगे, जहां पे सेल करते हैं वहां पे शिकायत करेंगे, तो वो कंपनी कहेगी ये माल कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं है, आपने जैसा भेजा है वैसा आपके पास आ गया है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपके पास भी एक चॉइस रहती है कि आप चाहो तो उस कुरियर कंपनी की कंप्लेन कर सकते हो, जिससे आगे से उस कुरियर वाले को ज्यादा माल आपका दिया नहीं जाएगा, दूसरी कुरियर कंपनी से आपका माल जाना शुरू हो जाएगा, उस कंपनी से नहीं भेजा जाएगा। लेकिन क्या होता है, नए सेलर को यह जानकारी तो होती नहीं, वो क्या सोचते हैं शायद कहीं फ्रॉड हो गया होगा, छोड़ो, वो फिर भी कंप्लेन नहीं करते। तो महीने 15 दिन ऐसे ही निकल जाती है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि माल जाने में 8-10 दिन लगती है, और 8-10 दिन तक तो बहुत पार्सल निकल जाते हैं, और स्टार्टिंग में ही बहुत सारे फ्रॉड भी आप लोगों के साथ हो जाती है। अब ये तो रहा कुरियर फ्रॉड। अब बात करते हैं दूसरे फ्रॉड की। डिलीवरी बॉय माल को हमारे यहाँ से ले गया, उसने क्या किया, कस्टमर को दे दिया कि लीजिए सर आपका ये माल आया है। कस्टमर ने माल को देखा कि ये है, भाई उसने माल को निकाल लिया। आपने 2 पीस भेजे तो 1 पीस निकाल लिया, और 1 भेजा तो वो भी निकाल लिया, और कंप्लेन कर दी वहां पे जाके कि मेरे को गलत प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, या मेरे को खाली बॉक्स रिसीव हुआ है, या मेरे को प्रोडक्ट पुराना रिसीव हुआ है, ऐसे कोई भी कमेंट कर दी। और उसके बाद माल को वापस दे दिया रिटर्न में। अब रिटर्न में माल हमारे पास आएगा, और हमारे पास आया रिटर्न में, तो हमने देखा कि हमने तो कुछ और भेजा था और वहां से रिटर्न में कुछ और वापस आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसका कंप्लेन का क्लेम डालते हैं। हम क्लेम डालेंगे मीशो के ऊपर कि ये तो हमने सही भेजा था और लेकिन हमें ये गलत मिला है। तो इस कंडीशन में बहुत बार क्लेम अप्रूव हो जाता है, तो हमें उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो पैसा मिल भी जाता है। लेकिन बहुत कंडीशन में हमें पैसा नहीं मिलता, क्लेम हमारे रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिस वजह से हमारा लॉस हो जाता है। अब ये तो कस्टमर ने फ्रॉड किया, कुरियर ने फ्रॉड किया। बहुत कंडीशन में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिन पे हम सेल करते हैं, जो भरोसेमंद कंपनियां नहीं है, वो हमारे पेमेंट में भी फ्रॉड कर देती हैं। जैसे आपके डिलीवर्ड कुछ और दिखाया जाता है, आपके ऑर्डर डिलीवर्ड हुए 20, उसमें से दिखाए 19, एक प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं दिखाया और उसका रिकॉर्ड आपके पास भी नहीं है, तो वो खा गए। रिटर्न आए पार्सल 18, उसमें से दिखाई सिर्फ 16 और उसमें से 2 पार्सल का पैसा खा गए। पेमेंट होना था 18,000 रुपए, पेमेंट किया 17,000
रुपए उसमें भी खा गए, फेक डील चला दी, उसमें आपको पार्टिसिपेट करा दिए, उसमें आपके डिडक्शन कर लिए। तो इस तरीके से भी फ्रॉड हो जाते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कस्टमर किसी प्रोडक्ट को रिटर्न करता है, आपने भेजा, कस्टमर ने देखा और उसने रिटर्न मार दिया, उसने रियल प्रोडक्ट रिटर्न किया और आपको रियल ही मिला जो आपने भेजा था, उस कंडीशन में कंपनी आप जैसे सेलर्स के ऊपर पेनल्टी लगाती है कि आपकी गलती है, जिस वजह से कस्टमर रिटर्न कर रहा है, आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ कमी है, इसी वजह से प्रोडक्ट रिटर्न आ रहा है, नहीं तो रिटर्न नहीं आता। तो उसमें आपके ऊपर पेनल्टी लगती है। जैसे मेरा ये प्रोडक्ट है, इसकी कीमत 200 रुपए है, इसके ऊपर पेनल्टी 197 रुपए लगती है। अगर कस्टमर ने ये मेरे पास रिटर्न कर दिया, चाहे विदाउट रीजन कर दिया हो, तो मेरे जेब से 197 रुपए चले जाएंगे, यानी कि 200 के प्रोडक्ट बिका कुछ भी नहीं, 197 जेब से चले गए। तो इस तरीके से भी पैसे चले जाते हैं। तो ई कॉमर्स में आपको हर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे किन किन चीजों पे ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आप माल भेज रहे हो तो प्रॉपर पैक करके भेजिए, कभी भी ऐसे अच्छे से चिपका के पूरा पैक करके भेजिए। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कुरियर से फ्रॉड हो रहा है, तुरंत कंप्लेंट डालिए, उनको बोलिए इस कुरियर से हमारे माल को पिकअप मत कराइए। तीसरा, कस्टमर फ्रॉड कर रहा है, तुरंत क्लेम डालिए, बोलिए ऐसे ऐसे ये पूरा फ्रॉड हुआ है कस्टमर की तरफ से, उसकी प्रॉपर वीडियो बनाइए। चौथा, अगर आप ध्यान देते हो जिस कंपनी पे भी आप सेल कर रहे हो, चाहे मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉप्सी, ग्लोरो, हर चीज पे ध्यान दीजिए, टोटल कितने रिटर्न आ रहे हैं, कितने दिखाए जा रहे हैं, कितने का पेमेंट मिल रहा है, कितने की पेनल्टी मिल रही है, और कहीं पे भी कुछ भी गलत दिखे तुरंत कंपनी को इन्फॉर्म करिए कि आपने 18 ऑर्डर डिलीवर्ड दिखाए लेकिन 16 ही रिसीव हुए हैं, ये 2 वाले रिसीव नहीं हुए हैं। लगातार आप कंप्लेंट डालोगे तो कंपनी को पता चल जाएगा कि ये एक्टिव पर्सन है, एक्टिव सप्लायर है, और वो आपके साथ ये गड़बड़ नहीं करेगी और आपके साथ इस तरीके के फ्रॉड भी नहीं होंगे। अब भाई आप कहोगे कि आपने तो बस मीशो का बताया है, लेकिन सभी का सेम प्रोसेस है। मीशो पे भी आप इसी तरह से काम कर सकते हैं और उन्हीं फोटोशूट को आप ग्लो रोड पर, शॉप्सी पर, फ्लिपकार्ट पर अपलोडिंग के लिए लगा सकते हैं और पोस्टिंग करके यही सेम प्रोसेस सभी में चलता है। अब आप कहोगे कि बहुत सारे लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल करते हैं, ये हमारा लोकल प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट किस तरीके से सेल कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी ब्रांड का प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको ब्रांड ऑथराइजेशन लेना पड़ता है। मान के चलो कोई आपके यहाँ पे एक ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, तो आप उनके पास जाइए, उनके पास ब्रांड रजिस्ट्रेशन होगा, उनसे बोलिए कि हमें आपके ब्रांड का ऑथराइजेशन लेना है ऑनलाइन सेलिंग के लिए। तो उनका एक लेटर पैड होगा, वो उस पर लिख के दे देंगे कि हम इनको ऑथराइज कर रहे हैं, इनका ये जीएसटी है और ये हमारे प्रोडक्ट को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और ऑथराइजेशन लेने के बाद उनके प्रोडक्ट को आप सेलिंग के लिए लगा सकते हैं। और सेलिंग के लिए लगाओगे, अगर कोई भी उस पर क्लेम डालता है कि ये हमारी ब्रांड का बेच रहे हैं, तुरंत आप अपने ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर को स्कैन करो और उस कंपनी को, फ्लिपकार्ट पे कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट को, अमेजॉन पे कर रहे हो तो अमेजॉन को मेल कर दो कि हमने ऑथराइजेशन लेके रखा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऑथराइजेशन लिया जाता है, लोकल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई भी ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं होती। अब भाई आप कहोगे कि ब्रांडेड प्रोडक्ट और लोकल प्रोडक्ट में अंतर क्या होता है, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। जैसे ये शूज आप देख रहे हो, तो इस पे किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का नाम नहीं दिखेगा। यहाँ पे कैजुअल लिखा है, ये कोई कंपनी नहीं, कैजुअल शूज है, शूज का नाम है। यहाँ पे अंदर भी किसी भी कंपनी का नाम नहीं दिखेगा, यानी है तो शूज लेकिन इस पे किसी का भी नाम नहीं है, तो ये है लोकल प्रोडक्ट। इसके अलावा यहाँ पे हम नाइकी का लोगो लगवा दें, यहाँ पे नाइकी लिखवा दें, ऐसे लोगो भी हो, तो ये हो गया नाइकी का प्रोडक्ट। अगर हम फिर इसको नाइकी का सेल करना चाहते हैं तो फिर हमें नाइकी से ऑथराइजेशन लेना होगा, और विदाउट नाइकी का कर रहे हैं तो ये लोकल प्रोडक्ट है, यानी कि किसी भी ब्रांड का नहीं है, हमारा खुद का बना हुआ है। तो इस तरीके से तो 2 चीजें सेल की जाती हैं, एक लोकल प्रोडक्ट, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो आपको यही कहना चाहूंगा कि देखो, ई कॉमर्स का बिजनेस करना है तो होश में रह के करिए। अगर आप थोड़े से भी लापरवाह हुए तो ये कंपनियां आपको बर्बाद कर देंगी। जितनी भी कंपनियां, चाहे ई कॉमर्स कंपनी की बात कर लो, चाहे कुरियर कंपनियों की बात कर लो, चाहे कस्टमर की कर लो, ये तीनों लोग बर्बाद कर देंगे आपको। अगर आप होश में नहीं रहोगे, तो होश में रह के काम करोगे तो काफी अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी इस चीज को लेके। अगर आपको अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विस आप ले सकते हैं, जिसमें हम आपको पूरा पर्सनली गाइड करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए चार्ज देना होगा। तो आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।